एक सवाल जो कभी कभी अखबारों की सुर्खियों में छिप जाता है, कभी ड्राइंग रूम की बहसों में गूंजता है, तो कभी सोशल मीडिया के तूफान में गुम हो जाता है। एक सवाल जो भारतीय लोकतंत्र के सबसे जटिल समीकरणों में से एक है। क्या भारत में कभी बनेगा ओवैसी प्रधानमंत्री, या फिर क्या यह सिर्फ एक राजनीतिक कल्पना है, एक ऐसा सपना जो कभी सच नहीं हो सकता? या फिर यह वह सवाल है जो भारत के राजनीतिक भविष्य का रास्ता तय करेगा? इस सवाल का जवाब सिर्फ हाँ या ना में नहीं है। यह जवाब झूठा है। असली जवाब दबे हुए इतिहास के पन्नों में है, धर्म और राजनीति की उस जंग में है जो सदियों से चली आ रही है, संविधान की उन लकीरों में है जो सब कुछ तय करती हैं, और उस गणित में है जिसे भारतीय चुनाव कहते हैं। तो चलिए इस सवाल की गहराई में उतरते हैं, एक ऐसी यात्रा पर जो हैदराबाद की गलियों से शुरू होकर दिल्ली के सत्ता के गलियारों तक जाएगी, जहां हर मोड़ पर एक नया झटका लगेगा, हर जवाब के साथ एक नया सवाल पैदा होगा। पहला झटका ये है, ओवैसी का सफर एक ऐसे शख्स से शुरू हुआ जो प्रधानमंत्री नहीं बल्कि भारत में एक अलग देश चाहता था। साल 1947 भारत आजाद हो गया है, लेकिन हैदराबाद का निजाम अपनी रियासत को एक स्वतंत्र मुस्लिम राष्ट्र बनाए रखना चाहता है। उस निजाम का समर्थन करने वाले एक नेता थे कासिम रिजवी, और उनकी सेना थी रजाकार। उन रजाकारों के खिलाफ लड़ने वाले भारतीय सेना के एक जवान सलाहुद्दीन ओवैसी। हैरान रह गए ना? असदुद्दीन ओवैसी के दादा सलाहुद्दीन ओवैसी हैदराबाद को भारत में मिलाने के लिए लड़े थे, और उनके सबसे बड़े विरोधी कासिम रिजवी वो बाद में पाकिस्तान चले गए, और उनके पोते हैं सैयद सलाहुद्दीन ओवैसी, आज एआईएम के अध्यक्ष। इतिहास का ये विरोधाभास क्या ओवैसी की राजनीतिक विरासत का आधार है? साल 1957 हैदराबाद भारत का हिस्सा है, और यहाँ बनी एक पार्टी मजलिस ए इत्तेहाद उल मुस्लिमीन, जिसका मकसद था मुसलमानों के अधिकारों की रक्षा करना। इसी पार्टी को 1960 के दशक में अब्दुल वहीद ओवैसी ने नया नाम दिया, ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन, यानी एआईएमआईएम, और यहीं से शुरू होता है ओवैसी परिवार का राजनीतिक साम्राज्य। अब्दुल वहीद ओवैसी, फिर उनके बेटे सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी, और अब उनके बेटे असदुद्दीन और अकबरुद्दीन। एक परिवार, एक पार्टी और एक ही लोकसभा सीट, हैदराबाद। पिछले 4 दशक से यह सीट ओवैसी परिवार के पास है। सवाल ये है, क्या एक सीट वाली पार्टी का नेता 543 सीटों वाले देश का प्रधानमंत्री बन सकता है? जवाब जानने के लिए हमें भारत की सबसे बड़ी ताकत को समझना होगा, गठबंधन की राजनीति। साल 1989 विश्वनाथ प्रताप सिंह प्रधानमंत्री बने। क्या उनकी पार्टी को बहुमत मिला था? नहीं, लेकिन दर्जनों छोटी बड़ी पार्टियों ने उनका साथ दिया। 1996 एचडी देवेगौड़ा प्रधानमंत्री बने। क्या वो कर्नाटक से बाहर जाने जाते थे? शायद नहीं, लेकिन यूनाइटेड फ्रंट नाम के गठबंधन ने उन्हें देश का शीर्ष पद दिला दिया। 1997 इंद्र कुमार गुजराल, फिर एक गठबंधन। मतलब साफ है, भारत में अगर किसी एक पार्टी को बहुमत न मिले तो छोटी पार्टियों का राज शुरू हो जाता है। तो सवाल फिर वही, क्या ओवैसी की एआईएमआईएम कभी इतनी ताकतवर बन सकती है कि गठबंधन का नेता बन जाए? इसका जवाब जानने के लिए हमें एआईएमआईएम की रणनीति को समझना होगा। ये रणनीति है सिक्योर बेस से एक्सपेंशन तक। हैदराबाद का पुराना शहर, एआईएमआईएम का किला। यहाँ वो सिर्फ एक पार्टी नहीं, एक सिस्टम है। स्कूल, अस्पताल, कानूनी सहायता, रोजगार, हर जरूरत का इंतजाम। ये वोट बैंक नहीं, वोट फैमिली है। इसी सिक्योर बेस से उन्होंने पिछले 1 दशक में अपना विस्तार शुरू किया। महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, असम, जहां भी मुस्लिम आबादी का प्रतिशत 20 से 30% से ऊपर है, एआईएमआईएम ने अपना झंडा गाड़ना शुरू कर दिया। 2014 में उन्होंने 2 सीटें जीती, 2019 में फिर 2। संख्या छोटी लगती है, लेकिन असल निशाना सीटें जीतना नहीं, किंग मेकर बनना है। यहाँ आता है सबसे दिलचस्प मोड़। कल्पना कीजिए 2029 या 2034 के लोकसभा चुनाव का नतीजा। किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिला। बीजेपी 240 पर, कांग्रेस 180 पर, और बाकी 123 सीटें दर्जनों क्षेत्रीय पार्टियों के पास। इनमें से एआईएमआईएम के पास है मान लीजिए 10 से 15 सीटें। अचानक वो सबसे मजबूत ब्लॉक में से एक बन जाती है। तब कोई भी बड़ी पार्टी बिना उनके समर्थन के सरकार नहीं बना सकती। यहीं पर शुरू होगी असली डील मेकिंग। और डील में क्या मांग होगी? कैबिनेट में बड़े पद शायद, लेकिन अगर मौका मिला तो क्या प्रधानमंत्री पद की मांग असंभव है? लेकिन रुकिए, यहाँ आता है सबसे बड़ा और कड़वा सच। वो सच जो भारतीय राजनीति की धड़कन है। वो सच है हिंदू मुस्लिम का समीकरण। असदुद्दीन ओवैसी खुद को एक मुस्लिम नेता कहलवाने से इनकार करते हैं। वो कहते हैं
वो एक भारतीय हैं जो सबके विकास की बात करते हैं, लेकिन उनकी पार्टी का नाम, उनकी ज्यादातर रैलियों का माहौल और उनके भाषणों का लहजा वो एक खास धार्मिक पहचान को ही टारगेट करता है। और यही उनकी सबसे बड़ी ताकत भी है और सबसे बड़ी कमजोरी भी। ताकत इसलिए क्योंकि भारत की 20 करोड़ मुस्लिम आबादी में से एक बड़ा हिस्सा खुद को उपेक्षित और डरा हुआ महसूस करता है। ऐसे में ओवैसी जैसा एक तेज तर्रार, बेबाक नेता उनकी आवाज बन जाता है। यही फियर फैक्टर और आइडेंटिटी प्राइड उन्हें वोट में बदलता है। लेकिन कमजोरी ये है कि इसी वजह से गैर मुस्लिम वोटर उनसे दूरी बनाते हैं। एक बड़ा सवाल, क्या भारत का गैर मुस्लिम बहुमत कभी एक स्पष्ट मुस्लिम पहचान वाली पार्टी को प्रधानमंत्री पद के लिए स्वीकार करेगा? इतिहास गवाह है, भारत में कोई भी पार्टी जो सिर्फ एक धर्म या जाति तक सीमित रही, वो कभी केंद्र की सत्ता तक नहीं पहुंच पाई। फिर भी एक पल के लिए कल्पना करें, मान लीजिए ओवैसी ने अपनी छवि बदल ली। वो सिर्फ मुस्लिम मुद्दों पर नहीं बल्कि बेरोजगारी, महंगाई, शिक्षा, स्वास्थ्य पर जोर देने लगे। क्या तब स्थिति बदल सकती है? हैरानी की बात यह है कि ओवैसी यह कोशिश कर भी रहे हैं। वो अब मुस्लिम दलित पिछड़ा एकता की बात करते हैं। उनकी पार्टी ने हिंदू, दलित और ओबीसी उम्मीदवार भी खड़े किए हैं। ये एक बड़ा रणनीतिक बदलाव है। अगर वो सच में एक सेक्युलर फ्रंट बना पाते हैं जहां गरीब हिंदू और गरीब मुसलमान साथ आएं, तो समीकरण बदल सकता है। लेकिन ये रास्ता बेहद पथरीला है, क्योंकि उनकी मुस्लिम केंद्रित छवि हिंदू वोटरों को आकर्षित करने में सबसे बड़ी रुकावट है। और इसी के साथ आता है अगला महत्वपूर्ण पहलू, मीडिया और सोशल मीडिया की भूमिका। आज के दौर में प्रधानमंत्री पद सिर्फ एक राजनीतिक पद नहीं, एक इमेज है, एक ब्रांड है। नरेंद्र मोदी का विकास पुरुष का ब्रांड, राहुल गांधी का युवा सेक्युलर ब्रांड। ओवैसी का ब्रांड क्या है? मीडिया और सोशल मीडिया उन्हें सांप्रदायिक, विभाजनकारी और हिंदू विरोधी के तौर पर पेश करता है। उनके भाषणों के सिर्फ विवादित हिस्से ही दिखाए जाते हैं। ये छवि उन्हें एक राष्ट्रीय नेता बनने से रोकती है। क्या वो इस छवि को तोड़ पाएंगे या फिर यही छवि उनकी नियति बनकर रह जाएगी? इस सब के बीच एक और अहम सवाल, क्या ओवैसी खुद प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं? सार्वजनिक तौर पर ओवैसी हमेशा कहते हैं, मैं प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहता, मेरा लक्ष्य समाज की सेवा करना है। लेकिन क्या राजनीति में कोई भी नेता सर्वोच्च पद को पाने का सपना नहीं देखता? शायद ओवैसी जानते हैं कि ये लक्ष्य अभी बहुत दूर है। शायद वो किंग मेकर बनने में ही अपनी ताकत देखते हैं। एक ऐसा किंग मेकर जो किसी भी सरकार की नीतियों पर अपनी छाप छोड़ सके, जो मुस्लिम समाज के हितों की रक्षा के लिए सत्ता के गलियारों में दबाव बना सके। तो क्या निष्कर्ष निकालें? क्या भारत में कभी बनेगा ओवैसी प्रधानमंत्री? इसका जवाब एक शर्त पर टिका है। अगर ये 5 चीजें एक साथ घटित होती हैं, तो शायद, बस शायद, रास्ता बन सकता है। 1, गठबंधन का युग फिर लौटे, 1990 जैसा दौर जब कोई भी पार्टी अकेले बहुमत न पा सके। 2, AIMIM का जादू काम करे, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में AIMIM 20 से 25 सीटों तक पहुंच जाए। 3, छवि में बदलाव, ओवैसी खुद को एक सबका विकास वाले नेता के तौर पर स्थापित कर पाए, न कि सिर्फ एक समुदाय के नेता। 4, गठबंधन में भागीदार मिले, बड़ी राष्ट्रीय पार्टियां जैसे कांग्रेस या क्षेत्रीय दल जैसे समाजवादी पार्टी, TMC उन्हें प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के तौर पर स्वीकार करने को तैयार हों। 5, राष्ट्रीय स्वीकार्यता, मध्य मार्गी हिंदू वोटर और व्यापारिक घराने उनके नेतृत्व को चुनौती न माने। क्या ये सब एक साथ हो पाएगा? संभावना बेहद कम है, लेकिन असंभव नहीं, क्योंकि भारतीय राजनीति ने हमें बार बार सिखाया है कि यहाँ असंभव जैसा कुछ नहीं होता। आखिर में ये सवाल सिर्फ ओवैसी के बारे में नहीं है, ये सवाल है भारतीय लोकतंत्र की परिपक्वता का, ये सवाल है हमारी सामूहिक चेतना का। क्या हम किसी नेता को उसकी नीतियों और दक्षता से आंकेंगे या उसकी धार्मिक पहचान से? क्या हमारा संविधान जो हर नागरिक को समान अधिकार देता है, वो सिर्फ कागज की शब्दावली है या हमारे दिलों में बसी एक भावना? ओवैसी प्रधानमंत्री बने या न बने, ये सवाल हमें एक दर्पण दिखाता है, हमारे समाज के सामने मौजूद चुनौतियों का दर्पण, सांप्रदायिक सौहार्द के टूटते सेतुओं का दर्पण और उस सपने का दर्पण जहां हर बच्चा, चाहे उसकी जाति या धर्म कुछ भी हो, ये सोच सकता है कि एक दिन वो इस देश का शीर्ष नेता बन सकता है। तो अगली बार जब आप ये सवाल सुने, क्या भारत में कभी बनेगा ओवैसी प्रधानमंत्री, तो जवाब दीजिएगा, ये तय करना हमारे हाथ में है, हमारे वोट में है, हमारी सोच में है, क्योंकि लोकतंत्र में अंतिम फैसला जनता का होता है। लोकतंत्र संभावनाओं का देश, जहां हर सवाल एक नई शुरुआत का इशारा होता है।